हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो हमारा भी जो ये डिस्कशन का सीरीज चल रहा है, इसमें हम बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, उसके आंसर को देख रहे हैं और साथ ही साथ व्याख्या यानी कि एक्सप्लेनेशन भी देख रहे हैं। इसके पहले जो है हमने जीव विज्ञान का डिस्कशन कर लिया था, यानी कि बायो का डिस्कशन कर लिया था, जो चैनल पे अपलोड है। उसके पहले भी हमने मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट किया था। आज जो है हम फिजिक्स देख रहे हैं, यानी कि भौतिकी। इसमें टोटल लगभग 100 के आसपास क्वेश्चन पूछे गए हैं, 95 के आसपास। आपको 68वीं बीपीएससी से लेके 60वीं 62वीं तक 69 का ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है, जो चैनल पे अपलोड है। तो प्लीज़ आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आज के इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिए। इसको जो है हम 2 पार्ट में कर लेंगे। 45 से 50 क्वेश्चन आज डिस्कस कर लेंगे और फिर अगले वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी ना हो। समझ गए। तो फिजिक्स का यहाँ से शुरू करते हैं हम, यानी कि भौतिकी का। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस की सतह पर सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियाँ बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? तो वो होगा फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए, कम चमक वाला एक घोड़ा। समझे। देखिए, PYQ किसी भी एग्ज़ाम का काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हमको डेली बताने का ज़रूरत नहीं है कि क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं और सीधे सीधे रिपीट होते हैं, तथा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से ही आपका जो आधा काम है एग्ज़ाम के तैयारी का, वह आसान हो जाता है। तो वह कम चमक वाला एक घोड़ा बनेगा। उत्तल लेंस का मध्य भाग मोटा तथा किनारे वाला भाग पतला होता है। जब उत्तल लेंस द्वारा सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब लिया जाता है तो लेंस के वक्र हिस्से पर पड़ने वाला प्रकाश चित्र बिंदु पर प्रतिक्रिया नहीं करता है। इस प्रकार सफ़ेद घोड़े की पूरी प्रतिबिंब बनती है, लेकिन इसकी तीव्रता कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप उत्तल लेंस द्वारा जब सफ़ेद घोड़े का प्रतिबिंब आपतित होती है तो घोड़े का प्रतिबिंब कम चमक वाला होता है। समझ गए। प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब आप लोग नहीं करते हैं, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करिए। चैनल नया है हमारा, तो आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो वह तरंग दैर्ध्य होता है। ऑप्शन सी में दिया हुआ आपका ध्वनि का तरंग दैर्ध्य। ध्वनि की तीक्ष्णता कंपन की आवृत्ति से निर्धारित होती है, लेकिन आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करती है। समझे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोगों के लिए सबसे उपयुक्त है? तो आपका फोटो वोल्टिक सेल हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया हुआ है फोटो वोल्टिक सेल। एक फोटो वोल्टिक सेल एक ऐसा उपकरण है जिसे मॉड्यूल के रूप में संदर्भित किया जाता है। यह सेल सूर्य से आने वाली प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। क्या करती है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है फोटोवोल्टिक सेल। समझ गए। ये 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फिजिक्स का डिस्कशन कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो रोलिंग घर्षण। ऑप्शन ए ही करेक्ट दिया हुआ है। बॉल बेयरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को रोलिंग घर्षण में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। बॉल बेयरिंग में 2 गोल धातुओं के छल्ले के मध्य
छोटी छोटी बॉल होती है जिससे धातु के छल्ले आसानी से घूर्णन कर पाते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 5, फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। यह गोलकीपर को किस प्रकार सक्षम बनाता है? तो ये जो है संवेग परिवर्तन की दम को कम करने के लिए, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट है। बॉल पकड़ने के बाद हाथ पीछे की ओर खींचता है, क्यों? क्योंकि संवेग परिवर्तन की दर को कम करने में या कम करने के लिए। ऑप्शन ए करेक्ट है। समझे? संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए फुटबॉल के खेल में एक गोलकीपर फुटबॉल को गोल में पकड़ने के बाद अपने हाथों को पीछे की ओर खींचता है। ऐसा करने से गोलकीपर के हाथों में चोट कम लगती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बॉल को पकड़ते वक्त हाथ को पीछे करने से समय बढ़ जाता है एवं बॉल का संवेग कम हो जाता है। क्रिकेट में भी जो है कैच जो पकड़ते हैं फील्डर, तो वो भी हाथ को पीछे की ओर खींचते हैं। क्यों खींचते हैं फ्रेंड्स? तो संवेग परिवर्तन की दर को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है? तो वह है आपका अल्फा किरण। ऑप्शन सी सही है। अल्फा किरण एक रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप से आवेशित कण है। अल्फा किरण भारी अस्थिर परमाणु नाभिक के क्षय के कारण उत्पन्न होता है। यह किरण पहली बार अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा खोजा गया था। अल्फा किरण में 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन होते हैं। समझ गए? 7 नंबर क्वेश्चन, केंद्रभिमुखी बल किसके लिए जिम्मेदार है? तो वह वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखने के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन बी करेक्ट है। वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना। केंद्रभिमुखी बल अभिकेंद्रीय बल किसी वस्तु पर वक्रता के अक्ष या वक्रता के केंद्र की ओर निर्देशित वक्रीय गति में कार्य करने वाला बल है। इस बल के कारण वस्तु को वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखना संभव हो पाता है। समझे? आपका 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो वह गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा। ऑप्शन ए सही है। समझे? निम्नलिखित में से किस ऊर्जा परिवर्तन में घर्षण बल शामिल होता है? तो गतिज ऊर्जा से ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तन के लिए। गतिज ऊर्जा किसी गतिशील वस्तु में उसकी गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। जब गतिज ऊर्जा में घर्षण बल शामिल हो जाता है तो ऊष्मा ऊर्जा उत्पन्न होती है। उदाहरण, जब 2 लकड़ी को गति के साथ आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण बल के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। समझ गए? 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है। बस में बैठे यात्री दाईं ओर जो है तेजी से मोड़ लेगा तो जो बस में बैठे यात्री हैं वो बाईं ओर झुकेंगे। ऑप्शन सी। कभी आप बस में सफ़र करें तो इस चीज़ को फील कर सकते हैं। एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है तो बस में बैठे यात्री का शरीर बाईं ओर झुक जाता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि गतिशील बस में बैठे यात्रियों का शरीर भी गतिशील होता है एवं बस के अचानक दाईं ओर मुड़ने से बस में बैठे यात्रियों के शरीर
के कमर से नीचे वाला हिस्सा जो बस के संपर्क में है भी गतिज जड़त्व के कारण दाईं ओर मुड़ता है, लेकिन कमर के ऊपर वाला हिस्सा इस स्थिति को संतुलित करने के लिए बाईं ओर मुड़ जाता है। समझे? क्वेश्चन क्या था हमारा? तो क्वेश्चन था कि एक बस सीधे रास्ते पर चल रही है और अचानक दाईं ओर एक तेज मोड़ लेती है, तो बस में बैठे यात्री बाईं ओर झुकेंगे। देखिए सीट पे हमारा कमर होता है, उससे नीचे का जो पार्ट है वो तो आपको दाईं ओर ही झुकेगा गति जड़त्व के कारण, लेकिन कमर के ऊपर वाला जो हिस्सा है इस स्थिति को संतुलित करने के लिए बाईं ओर मुड़ जाता है। समझे? अब आपका यहाँ पे आ गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक संगीत कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है और स्ट्रिंग को उपयुक्त रूप से बांधता है। ऐसा करके वह क्या ठीक करने की कोशिश करता है? सितार वादक। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति। समझे? अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति के साथ सितार स्ट्रिंग की आवृत्ति को है जो वह मैच करता है या सेट करता है। दिया हुआ है कि एक संगीत समारोह में ऑर्केस्ट्रा बजाने से पहले एक सितार वादक तनाव को समायोजित करने की कोशिश करता है ताकि सितार के तार की आवृत्ति को अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति से समायोजित किया जा सके। ऐसा करने से संगीत की ध्वनि उत्पन्न होती है। समझ गए? अन्य वाद्य यंत्रों की आवृत्ति से समायोजित किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 11 है, पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है, वह है आपका मिट्टी का तेल। ऑप्शन सी। पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। उपरोक्त विकल्प में से मिट्टी का तेल इस रूप का एक उदाहरण है। पदार्थ की द्रव अवस्था का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन एक निश्चित आयतन होता है। समझे? द्रव का जो है कोई निश्चित आकार नहीं होगा, लेकिन एक निश्चित आयतन होगा। और क्वेश्चन पूछा गया है कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। तो पदार्थ के इस रूप का एक उदाहरण है तो मिट्टी का तेल इसमें दिया हुआ है। क्रिप्टन है, कार्बन, स्टील है, तो ये सब तो नहीं होगा। तो मिट्टी का तेल करेक्ट आंसर है। मिट्टी के तेल से आपको 69th बीपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से किसमें ऑक्सीजन नहीं होता है, तो वह मिट्टी के तेल में ही, किरासन तेल में ही है जो ऑक्सीजन नहीं होता है, और जब जलता है तब जो है संपर्क में आता है ऑक्सीजन के। अब 68 में 11 क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ पे आपको 70 से 67 शुरू हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? तो वह अपकेंद्रण है फ्रेंड्स। ऑप्शन सी। अपकेंद्रीय बल वह बल होता है जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। यह वो आभासी बल होता है जो अभिकेंद्रीय बल के समान तथा विपरीत दिशा में कार्य करता है। कपड़ा सुखाने की मशीन, दूध से मक्खन निकालने की मशीन आदि अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। अभिकेंद्रीय बल जिसमें केंद्र की ओर लगने वाला बल है, और अपकेंद्रीय बल केंद्र से बाहर की ओर लगने वाला बल। समझ गए? तो ये दोनों आप ध्यान में रखेंगे। वॉशिंग मशीन का पूछ लिया है, तो इस बार दूध से मक्खन निकालने वाला मशीन पूछ लेगा, तो सेम ही आंसर होगा अपकेंद्रण। ऑप्शन सी में दिया हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम से न्यूनतम होगी?
जल, निर्वात, वायु या कांच, तो वह कांच में न्यूनतम होगी फ्रेंड्स। ऑप्शन डी सही है, शीशा। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की गति और तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होता है, लेकिन आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की गति और तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन होगा, लेकिन आवृत्ति जो है वह अपरिवर्तित रहती है। भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। समझे? कह रहा है कि भिन्न भिन्न माध्यम में प्रकाश की चाल भिन्न भिन्न होती है। जैसे निर्वात में है प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड, जल में है 2.25 × 10⁸ मीटर सेकेंड, और कांच में है 2 × 10⁸ मीटर सेकेंड। तो सबसे कम जो है कांच में ही है ना इन सारे 4 ऑप्शंस में, तो इसीलिए प्रकाश की गति जो है सबसे न्यूनतम। ऑप्शन डी कांच, शीशा जो है करेक्ट है। समझ गए? अब आइए यहाँ पे आप 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? हर साल पूछा जाता है। तो यह है आपका गति। गति जो है वह सदिश राशि नहीं है। यहाँ पे दिया हुआ है आपको सदिश राशि और अदिश राशि। जिस भौतिक राशि में मात्रा यानी कि परिमाण तथा दिशा दोनों निहित होते हैं उन्हें सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। उदाहरण: वेग, बल, संवेग, बल आघूर्ण, कोणीय वेग, बल आघूर्ण, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, प्रवणता, विस्थापन आदि। इसको आप अलग से नोट करके याद कर लेंगे, क्योंकि हर साल सदिश या अदिश राशि से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अदिश राशि: जिन राशियों में केवल परिमाण होता है उन्हें अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, समय, ताप, कार्य, विद्युत धारा, दाब, ऊर्जा आदि। ये सब क्या हैं? तो ये अदिश राशि हैं। और वेग, बल, संवेग, बल आघूर्ण, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, प्रवणता, विस्थापन, ये सब क्या हैं? तो सदिश राशि हैं। इसको आप अलग से भी पढ़ सकते हैं बुक में या नोट कर सकते हैं आप। समझे? 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन घट जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल पिंडों के दरम्यानों के गुणनफल को अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गुरुत्वाकर्षण के मान परिवर्तन: पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर गुरुत्वाकर्षण का मान घटता है। गुरुत्वाकर्षण का मान महत्तम पृथ्वी की ध्रुव यानी कि पोल पर होता है। गुरुत्वाकर्षण का मान जो न्यूनतम है वह विषुवत रेखा यानी कि इक्वेटर पर होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर गुरुत्वाकर्षण का मान बढ़ जाता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर विषुवत रेखा पर स्थित वस्तु का वजन घट जाता है। नोट: यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर रखी हुई वस्तु का भार 0 हो जाएगा। समझे? अगर 17 गुना अधिक स्पीड हो जाए तो, जिस स्पीड में पृथ्वी अभी वर्तमान में घूमती है। 16 नंबर क्वेश्चन:
गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया? तो यह किया था आपको गैलीलियो ने। ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। गैलीलियो ने दूरबीन की सहायता से दूरस्थ खगोलीय पिंडों को देखकर उनकी गति का अध्ययन किया। अपने प्रेक्षण तथा प्रयोगों के माध्यम से गैलीलियो ने यह पाया कि पूर्व में व्याप्त मान्यताओं के विपरीत ब्रह्मांड में स्थित पृथ्वी समेत सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। गणितज्ञ और वैज्ञानिक गैलीलियो ने ही प्रकाश की गति को नापने का साहस किया। समझे? नहीं तो इसके पहले मान्यता था कि पृथ्वी का जो है सब ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, अपेक्षिता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो हैं आपके अल्बर्ट आइंस्टाइन। ऑप्शन ए सही है। सन 1915 में आइंस्टीन ने गुरुत्वीय क्षेत्रों की उपस्थिति तथा त्वरण के प्रभाव को ध्यान में रखकर अपने इस सिद्धांत को व्यापक रूप दिया। इसे अपेक्षिता का सामान्य सिद्धांत कहते हैं। 1905 में प्रकाशित अल्बर्ट आइंस्टीन के क्रांतिकारी वैज्ञानिक पत्रों में से एक E=mc² को पेश किया गया था, जहां E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c निर्वात में प्रकाश की गति है। समझे? E=mc² भी पूछ लिया जाता है किसका है, तो वो अल्बर्ट आइंस्टीन ही होंगे, जहाँ पे E ऊर्जा है, m द्रव्यमान है और c निर्वात में प्रकाश की गति है। समझ गए? अब 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को कहते हैं। इस घटना को जो है फ्रेंड्स थॉमसन प्रभाव कहते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपको थॉमसन प्रभाव। एक अकेली धातु के दो भागों के मध्य विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है यदि ये भिन्न भिन्न तापमान पर हैं। यह थॉमसन प्रभाव कहलाता है। सीबेक प्रभाव एक ऐसी घटना है जिसमें दो असमान विद्युत कंडक्टरों या अर्धचालकों के बीच तापमान अंतर दो पदार्थों के बीच वोल्टेज अंतर पैदा करता है। समझ गए? अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है फ्रेंड्स, आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है? तो वह उत्तल लेंस हो जाएगा आपका। ऑप्शन सी सही है। आवर्धक कांच एक उत्तल लेंस होता है जिसका उपयोग पास की वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रायः आवर्धक लेंस को एक गोल फ्रेम में मढ़ा गया होता है जिसमें एक हत्था भी लगा होता है। आवर्धक कांच के सामने यदि वस्तु फोकस बिंदु तथा लेंस के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब सीधा, बड़ा तथा आभासी बनता है। समझ गए? अब यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो यह प्लेटिनम के द्वारा आपको प्रदर्शित होता है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन था कि चुंबकत्व का अनुचुंबकीय यानी कि समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? तो वह प्लेटिनम के द्वारा प्रदर्शित होता है। आगे आपको वे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय बल रेखाओं को अपनी ओर आकर्षित करते हों, ऐसे पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ और पदार्थों के इस गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन और कॉपर क्लोराइड आदि कुछ अनुचुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। समझ गए? आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है
कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। दूसरा है कि जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। तो पूछा गया है कि उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, तो आपको इसमें सही है ऑप्शन डी, और ऑप्शन डी में दिया है 1 एवं 2 दोनों। तो पहला है कि शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है, सही है। दूसरा है कि जल में जब मिथाइल अल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, ये भी सही है। समझ गए। चीनी या नमक के रूप में घुलनशील पदार्थ डालने पर शुद्ध पानी का क्वथनांक बढ़ता है। यदि जल में नमक मिला दिया जाए तो जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है। जब पानी में सामान्य नमक मिलाया जाता है तो हिमांक कम हो जाता है। मिथाइल अल्कोहल और पानी दोनों ही वाष्पशील तरल पदार्थ हैं जो एक द्विधारी समाधान बनाने के लिए एक साथ मिश्रित होते हैं। इस समाधान का वाष्प दबाव व्यक्तिगत शुद्ध घटकों की तुलना में अधिक हो जाता है। यह पानी के क्वथनांक को कम करके प्रभावित करता है। समझ गए। और यहाँ पे आपको आ गया 67 जो कैंसिल हुआ था, उसमें पूछे गए थे जो फिजिक्स के क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब अपने से बड़ा लगता है। इसका तात्पर्य है कि दर्पण का प्रकार अवतल है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दर्पण एक चिकनी सतह है जिस पर सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है। समझे। समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा और आकार के समान होता है। अवतल दर्पण में वास्तविक या आभासी, आवर्धित या समान आकार, सीधा, और उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा और आभासी प्रतिबिंब स्पष्टतः अवतल दर्पण से ही बड़ा प्रतिबिंब संभव है। टोटल 50 क्वेश्चन का डिस्कशन है ये। बाकी का जो भी आपको 45-50 क्वेश्चन बच जाएगा वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये आज 23 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक पंखा गर्मी के मौसम में आराम की अनुभूति पैदा कराता है क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। ऑप्शन डी में दिया हुआ है। हमारा पसीना जो तेज़ी से सूख जाता है इसीलिए अच्छा फील होता है, कम गर्मी लगता है पंखा के नीचे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 24। देखिए, पसीना मानव शरीर में त्वचा के नीचे मौजूद श्वेत ग्रंथियों के कारण होता है। एक पंखा गर्म मौसम में आराम प्रदान करता है क्योंकि हमारा पसीना तेज़ी से वाष्पित हो जाता है। विकिरण केवल परम ताप पर निर्भर करता है, इसका हवा होने या ना होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? तो वह है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन ए, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो है तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं हमें। वायुमंडल की विभिन्न परतों का एक अलग अलग अपवर्तक सूचकांक होता है। अतः जब तारों से प्रकाश हमारे पास पहुंचता है तो कई बार अपवर्तन से गुजरता है और यह टिमटिमाता हुआ प्रतीत होता है। तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण जो है तारों का टिमटिमाना स्पष्ट है। 25 नंबर देखते हैं फ्रेंड्स। हाइड्रोजन बम किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो यह आधारित है अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पर, यानी कि ऑप्शन बी। हाइड्रोजन बम जो है अनियंत्रित संलयन प्रतिक्रिया पे है। हाइड्रोजन बम ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ट्रिटियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है जो अनियंत्रित परमाणु संलयन अभिक्रिया पर आधारित है। इसे थर्मोन्यूक्लियर बम या एच बम भी कहा जाता है। समझे।
हाइड्रोजन बम जो है आपको ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ट्रिटियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। तो ये दोनों तत्व जो हैं आप याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी उच्च तापमान पर उबलने लगता है। समझे? उच्च दाब के कारण पानी उच्च ताप पर उबलने लगता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। आपको बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत आसान लग रहे होंगे, लेकिन एग्ज़ाम कंडीशन में यह काफ़ी टफ मालूम पड़ते हैं। जो चीज़ें दिखने में जितनी ही आसान होती हैं वह करने में उतनी ही मुश्किल होती हैं। तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिए लेक्चर को और चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, और यहाँ तक अगर वीडियो में बने हुए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दीजिए। ये तो बिना बोले ही कर देना चाहिए आपको। ठीक है जी। प्रेशर कुकर बढ़ते दाब के साथ पानी का क्वथनांक ऊपर उठने के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना तेज़ी से पक जाता है क्योंकि उच्च दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है और उच्च तापमान पर उबलता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुला छोड़ दें तो कमरे का तापमान बढ़ जाएगा। ऑप्शन बी सही है। फ्रिज माने जो हम लोग घर में खोलने पे देखते हैं उसमें से ठंडी गैस निकलती है, ठंडा फील होता है, लेकिन अगर उसी को खोल के छोड़ दिया जाए तो जिस रूम में है वो उस रूम का तापमान को वह बढ़ा देगा। ऑप्शन बी सही है। एक रेफ्रिजरेटर मूल रूप से एक ऊष्मा इंजन है जो विपरीत दिशा में कार्य करता है, अर्थात रेफ्रिजरेटर एक शीत क्षेत्र से तप्त क्षेत्र में ऊष्मा का स्थानांतरण करता है। परिणाम स्वरूप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला रखने पर कमरा गर्म हो जाएगा तथा उसका तापमान बढ़ जाएगा। समझे? फ्रिज के बारे में दिया हुआ है यह। ये 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब पूरा बर्फ पिघल जाएगा तब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जल स्तर नहीं बदलेगा। ऑप्शन डी में दिया हुआ है कि बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाएगा तो पानी थोड़े उसमें बढ़ नहीं जाएगा या घट नहीं जाएगा, कुछ नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन डी जल स्तर जो है नहीं बदलेगा, यानी कि सेम का सेम रहेगा। बर्फ़ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए यह पानी पर तैरता है। इस दौरान वह अपने वजन के बराबर पानी को विस्थापित करता है, अतः पिघलने के बाद उसी आयतन में बदलती है जिसे उसने विस्थापित किया है, इसीलिए जल स्तर समान रहेगा। समझ गए? आइए 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो आपका ये जो डी है गैल्वेनोमीटर विद्युत प्रतिरोध, ये जो है एक सही सुमेलित नहीं है। करेक्ट आंसर ये है। बाकी जो सही सुमेलित हैं वो आपका ए सही सुमेलित है, वोल्टमीटर विभवांतर, एमीटर विद्युत धारा और पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल। यहाँ पे आपको दिया हुआ है उपकरण और उपयोग। तो वोल्टमीटर का विभवांतर में, एमीटर का विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, पोटेंशियोमीटर का विद्युत वाहक बल यानी कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, गैल्वेनोमीटर का विद्युत धारा और धारा की दिशा। समझ गए? अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। समझे? ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन क्या है कि यदि एक पंख, एक रबर की गेंद और एक लकड़ी की गेंद निर्वात में एक समान ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक एक साथ गिर रहे हैं तो क्या होगा? तो तीनों जो है एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। मुक्त पतन यानी कि फ्री फॉल वह स्थिति है जब कार्य करने वाला एकमात्र बल गुरुत्वाकर्षण हो।
तीनों चीज़ों के लिए जमीन से टकराने के लिए आवश्यक समय केवल गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर निर्भर करेगा, जो सभी के लिए एक समान है। क्योंकि निर्वात में कोई वायु प्रतिरोध नहीं है, अतः तीनों एक साथ ज़मीन पर पहुंचेंगे। समझे? ये नहीं कि पंख हल्का है और रबर की गेंद उससे भारी है और लकड़ी की गेंद उससे भी भारी है, तो अलग अलग इनका समय लगेगा, एक ही समय लगेगा। समझे? 30 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आइए 31 नंबर देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखाती है। इस घटना का कारण है तो वह है प्रकाश का व्यक्तीकरण, जो आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है। व्यक्तीकरण इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वह परिघटना है जिसमें दो तरंगें निम्न या उच्चतर आयाम की परिणामी तरंग का निर्माण करती हैं। सबसे अधिक देखा जाने वाला व्यक्तीकरण प्रकाशिक व्यक्तीकरण है। उदाहरण साबुन का बुलबुला पर व्यापक रंग आदि। समझे? जब दिन में पानी पर साबुन की फिल्म दिखाई देती है तो यह सुंदर रंग दिखता है। इसका कारण क्या है? तो प्रकाश का व्यक्तीकरण। और तारों का टिमटिमाना हमने ऊपर आपको बताया था, वो आपको याद ही होगा। प्रकाश का जो है अपवर्तन था उसमें। 32 नंबर क्वेश्चन है, दो समानांतर प्रतिरोध वाले सर्किट का कुल प्रतिरोध 1.403 किलो ओम है। यदि एक प्रतिरोध का मान 2.0 किलो ओम है तो दूसरे प्रतिरोधक का मान होगा, तो 2 दूना 4, यानी कि ऑप्शन डी 4.70 किलो ओम। समझे? 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गर्म करने पर एक अर्धचालक का प्रतिरोध घटता है, यानी कि ऑप्शन बी सही है। अर्धचालक एक ऐसी सामग्री है जिसका प्रतिरोध एक कंडक्टर यानी कि चालक और इंसुलेटर के प्रतिरोध के बीच होता है। तापमान बढ़ने पर कंडक्टर के अणुओं के कंपन के कारण प्रतिरोध बढ़ जाता है, जबकि अर्धचालक में इलेक्ट्रॉनों की उपलब्धता के कारण प्रतिरोध घट जाता है। उदाहरण सिलिकॉन, जर्मेनियम, कैडमियम सल्फाइड, गैलियम आर्सेनाइड आदि। समझ गए? अब जो है आपको 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फैराडे स्थिरांक यह किस पे निर्भर करता है फ्रेंड्स? फैराडे स्थिरांक 34 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये निर्भर करता है आपको सार्वभौमिक स्थिरांक है। फैराडे स्थिरांक क्या है? तो ये ऑप्शन डी सार्वभौमिक स्थिरांक है। समझे? फैराडे एक मोल या एवोगैड्रो के इलेक्ट्रॉनों की संख्या द्वारा किए गए विद्युत आवेश की मात्रा का प्रतिनिधित्व करता है। यह एवोगैड्रो के स्थिरांक या इलेक्ट्रॉनों की संख्या को प्रति इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर प्रति युग्मक द्वारा विभाजित करके प्राप्त किया जाता है। इसीलिए यह बदलने वाले कारकों पर निर्भर नहीं करता है। अतः फैराडे स्थिरांक हमेशा स्थिर यानी कि यूनिवर्सल कांस्टेंट माना जाता है। क्या माना जाता है? तो यूनिवर्सल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो यह तो आपको पता ही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो ऑप्शन सी दूरी की। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। दूरी की अन्य इकाई मीटर और किलोमीटर आदि हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष इक्वल टू 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर होता है। समझे? 36 नंबर क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन सा नहीं बदलती या बदलता है? तो आवृत्ति जो है फ्रेंड्स वह नहीं बदलती है। ऑप्शन सी।
प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर तरंगदैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ तथा प्रकाश की गति स्पीड में परिवर्तन होता है, जबकि आवृत्ति यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है में कोई बदलाव नहीं होता है। समझ गए? टोटल 50 क्वेश्चन का डिस्कशन है, यह ध्यान से देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम की दृष्टि से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 17वीं बीपीएससी में जो है आपको समझ आ जाएगा जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे इन सारे लेक्चर को देख के। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है तो वह होता है आपको 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड। तो ये आपका ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है। वे तरंगे जिन्हें संचारित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उन्हें विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं, अर्थात ये निर्वात में भी संचारित होते हैं। ये प्रकाश के वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गति करती हैं तथा फोटोन से मिलकर बनी होती हैं। इनका तरंगदैर्ध्य परिसर 10⁻14 मीटर से 10⁻4 मीटर तक होता है, -14 मीटर से। समझ गए? अब आपको 38 नंबर क्वेश्चन है। 38 नंबर, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था तो वो है आपको ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रॉन्ग, आप जानते ही हैं। अपोलो 11 के माध्यम से नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति थे। कितने लोग थे? 3 लोग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, एडविन बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिंस चंद्रमा पर जाने वाले व्यक्ति थे। लेकिन 20 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग चांद पर कदम रखने वाले पहले मानव बने। 20 जुलाई 1909 को वह अभियान अमेरिका द्वारा चलाया गया था। समझे? 38 नंबर क्वेश्चन हमने देख लिया। अब आइए 39 नंबर देखते हैं। सबसे ज़्यादा सयानता होती है जल में, वायु में, खून में या शहद में? तो शहद में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तरल का वह गुण जिस कारण तरल की विभिन्न परतों के मध्य अपेक्षित गति का विरोध होता है सायनता यानी कि विस्कोसिटी कहलाता है। यह केवल द्रवों तथा गैसों का गुण है। ठोस में सायनता नहीं होती है। एक आदर्श तरल की सायनता 0 होती है। जैसे सायनता सबसे अधिक शहद में, फिर खून में, फिर जल में, फिर वायु में। समझ गए? 40 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा। निम्न में से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? तो वह है आपका ऑप्शन बी सीसा। सीसा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है। समझ गए? अब यहाँ पे आपको 66वीं का जो री एग्ज़ाम हुआ था उसके क्वेश्चन शुरू हो गए। 41 नंबर, 50 नंबर तक हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। बाकी अगला जो 45-50 क्वेश्चन है उसको अगले लेक्चर में कवर करेंगे ताकि वीडियो बहुत लंबी नहीं हो। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि है? तो वह है आपका ऑप्शन सी विद्युत धारा। क्या है? भौतिक राशि है, मूल भौतिक राशि। वैसे भौतिक राशि जो अन्य राशियों से स्वतंत्र होता था, अन्य राशि पर निर्भर न हो, मूल भौतिक राशि कहलाते हैं। ऐसी 7 भौतिक मूल राशियां हैं जैसे लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान का केल्विन हो गया, विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ का परिमाण यानी कि मोल। ये सब क्या हैं? तो ये स्वतंत्र यानी कि मूल भौतिक राशियां हैं जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हैं। वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होती हैं व्युत्पन्न यानी कि ड्राइव्ड राशियां कहलाती हैं। उदाहरण के तौर पे आपका बल, वेग, कार्य, क्षेत्रफल, आयतन, ऊर्जा आदि, ये जो हैं वो मूल राशियों की सहायता से यानी कि लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ परिमाण, ये सब के सहायता से प्राप्त होती हैं।
समझ गए। 42 नंबर देखते हैं, 42 नंबर क्वेश्चन। अनुदैर्ध्य तरंगों का उदाहरण है, तो वह है आपका ऑप्शन बी, ध्वनि तरंग। अब देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर दिया हुआ है फ्रेंड्स। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है, तो ऑप्शन ए सही है, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का वर्ण विक्षेपण संभव है। समझ गए। श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की घटना को वर्ण विक्षेपण यानी कि डिस्पर्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जब सूर्य का प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपवर्तन के बाद विभिन्न रंगों के प्रकाश में बंट जाता है। इंद्रधनुष रेनबो परावर्तन, अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा वर्ण विक्षेपण का अच्छा उदाहरण है। 44 नंबर है, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं? किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने मेल खाते हैं यानी कि एक समान होते हैं, तो वो है आपका -40 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी करेक्ट है। 45 नंबर देखते हैं। लेंस की क्षमता मापी जाती है, तो वह डायोप्टर में मापी जाती है, यानी कि ऑप्शन डी सही है, डायोप्टर में। लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता यानी कि पावर ऑफ लेंस कहते हैं। इसकी एसआई मात्रक डायोप्टर है, जिसे डी से सूचित किया जाता है। दो लेंसों को आपस में जोड़ने पर उनकी क्षमताएं भी जुड़ जाती हैं। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक यानी कि पॉजिटिव तथा अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव होती है। समझे। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चिकित्सा स्थितियों का निदान करने के लिए एमआरआई में किसका उपयोग नहीं होता है? तो वह एक्स किरण का उपयोग नहीं होता है। ऑप्शन बी। एक्सरे सीटी स्कैन के विपरीत एमआरआई विकिरण यानी कि रेडिएशन का उपयोग नहीं करता है। यह एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र यानी कि मैग्नेटिक फील्ड्स और रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। जेनॉन आइसोटॉप के प्रयोग से गामा रे का भी उपयोग एमआरआई में किया जाता है। समझ गए। चुंबकीय क्षेत्र है, ये भी करता है, गामा का डी में गामा है, ये भी करता है एमआरआई में। लेकिन यहाँ पूछा गया था ना कि किसका उपयोग नहीं होता है, तो एक्स किरण का उपयोग नहीं होता है, इसीलिए ऑप्शन बी है। और पूछा गया होता किसका होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ई होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। समझ गए। अब 47 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन फ्रेंड्स। 47 नंबर पहले देख लेते हैं। जब एक ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह राशि जो अपरिवर्तित रहती है, तो वह थी आपकी आवृत्ति। ऑप्शन ए। जब ध्वनि तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो ध्वनि की तरंगदैर्ध्य एवं चाल बदलती है, जबकि आवृत्ति नहीं बदलती है, क्योंकि किसी माध्यम में ध्वनि की चाल ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं होता है, जबकि ताप और आर्द्रता का प्रभाव होता है। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर सेकेंड होता है, 332 मीटर सेकेंड। 48 नंबर है, प्रकाश वर्ष मात्रक है, तो वह दूरी का मात्रक है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। खगोलीय दूरी यानी कि डिस्टेंस को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, अतः यह दूरी का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष 9.46 × 10⁻15 मीटर दूरी के बराबर होता है तथा एक पार्सेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। समझे। 49 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कण आवेश रहित है? तो न्यूट्रॉन जो होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी
आवेश रहित होता है। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ब्रिटिश थे ने की थी। यह परमाणु के नाभिक में स्थित आवेश रहित मूलभूत कण है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक तथा प्रोटॉन पर धनात्मक आवेश होता है, जबकि अल्फा कण पर 2 धनात्मक आवेश होता है। 50 नंबर आज का आखिरी क्वेश्चन है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट सीरीज चलाया जा रहा है आपके एग्ज़ाम और पॉइंट ऑफ व्यू से। ओम मीटर मात्रक है क्वेश्चन नंबर 50, तो ये प्रतिरोधकता का मात्रक है। ऑप्शन सी सही है, प्रतिरोधकता का। समझ गए? प्रतिरोधकता रेसिस्टिविटी किसी पदार्थ द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की क्षमता का प्रतीक है। इसका एसआई मात्रक ओम मीटर है। कम प्रतिरोधकता वाले पदार्थ सरलता से विद्युत आवेश को चलने देते हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम, चालकत्व कंडक्टेंस का मात्रक साइमन्स तथा आवेश का मात्रक कूलम है। समझ गए? तो क्वेश्चन नंबर 50 तक हमने डिस्कस कर लिया। अगला पार्ट इसका जो आएगा उसको हम 51 से डिस्कस करेंगे। 65th बीपीएससी यानी कि 65वीं बीपीएससी से लेके 60वीं बीपीएससी तक हमारा अगले लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर डिस्कशन। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,